किसी रोगी को, तो क्या क्या रिएक्शन होता है, इस हेडिंग से उन्होंने किया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी हम औषध रोगी को देते हैं उसके बाद से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये हमको ध्यान देना है। तो मुख्य तरीके से औषध देने के बाद 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो रोगी के लक्षणों में वृद्धि, दूसरा रोगी को आराम मिलना, और तीसरा रोगी को में नए लक्षण का प्रकट होना। ये 3 चीजें होती हैं। उपरोक्त 2 बातें जो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, को हम ध्यान में रखते हुए उसका अगर परीक्षण करें रोगी का, तो हम उसके वर्तमान, भविष्य और अग्रिम अवस्थाओं के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमें समझना है कि अगर हम रोगी के में हुए परिवर्तन का गहन विश्लेषण नहीं कर पाते हैं और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि हम रोगी को क्योर नहीं कर सकते हैं, रोगी को हम आरोग्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको रोगी में हुए परिवर्तनों का हमको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए उसका हमें डीप एनालिसिस करनी चाहिए, और तब हमें द्वितीय प्रिस्क्रिप्शन का निर्माण करना चाहिए। अब डॉक्टर हेनमन के ने बताए 10-12 ऑब्जर्वेशन का हमें ज्ञान होने के बाद हमें ये समझना आसान हो जाता है कि रोगी साध्य है या असाध्य है, रोगी ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता है, रोगी को हमें औषधि ऊंची शक्ति की देनी है, मीडियम पोटेंसी की देनी है कि हाई पोटेंसी की देनी है। ये हमें इन सब बातों का, रोगी एक्यूट केस है या क्रॉनिक केस है, उसके अंदर ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेज ही केवल हुआ है, इन सारी बातों का हमें ज्ञान हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है 10-12 ऑब्जर्वेशन के अध्ययन के बाद। अब हम यहाँ पर पिछली बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पुनः उसको संक्षेप में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सपोज करिए कि कोई रोगी मेरे पास आता है, हम उसको केस चेकिंग लेने के बाद उसको हम औषध देते हैं, और औषध देने के बाद उसको हम 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं, और रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई आराम नहीं है, हमारी तकलीफ तो इतनी बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि मेरी हालत खराब हो गई है। यानी इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसके कैटेगरी में ये पेशेंट आता है, यानी प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन विद डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। तो नेक्स्ट पेशेंट अगर मान लीजिए दूसरा है, उसको हम कोई दवा देते हैं और उसके सिम्टम काफी लंबे अवधि तक उसमें वृद्धि होती है, और उसके बाद उसमें धीमा और फाइनली उसको आराम मिलता है रोगी को। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि रोगी के अंदर आराम मिलने का संकेत ये हमें बताता है कि रोगी की स्थिति पहले वाली जैसी नहीं है, यानी फर्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वैसी नहीं है, यानी रोगी अभी बॉर्डर लाइन पे है, और रोगी को अगर ठीक से वेल सेलेक्टेड मेडिसिन दी जाए और सही पोटेंसी दी जाए तो रोगी ठीक हो सकता है। ऐसे में हमको रोगी को लो पोटेंसी की दवा देनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है। अगर हम हाई पोटेंसी की दे देंगे तो जीवनी शक्ति जो है वो उसको उसकी स्टिमुलस को झेल नहीं पाएगी, प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगी, और रोगी की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए हमें ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हुआ कि लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा है, इसके बारे में हम लोग विस्तार में बहुत चर्चा कर चुके हैं, ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन होम्योपैथिक एग्रावेशन है। इसमें जब रोगी आता है
और जब हम उसको कोई औषध देते हैं तो आता है, कहता है डॉक्टर साहब हमारी लक्षणों में तो बड़ी वृद्धि हो गई है, लेकिन हमें आराम महसूस हो रहा है, अंदर से हम अपने को बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि aggravation is quick, short and strong with rapid improvement of the patient. रोगी में बहुत तेजी से आराम भी मिल रहा है, परंतु उसके लक्षणों में वृद्धि हुई है, जो कि क्षणिक और बहुत वायलेंट टाइप का हो रहा है उसको। इसका मतलब ये भी है, देखा होगा कभी कभी हम लोग एक्सपीरियंस में आता है कि एक रोगी फोड़े फुंसी का आता है, फोड़े का आता है स्पेशली, उसमें सूजन है और बहुत ही पेनफुल है, अत्यंत मतलब सेंसिटिव टू टच है, तो हम ऐसी अवस्था में उसको हिपरसल्फ देते हैं। तो हिपरसल्फ देने के बाद जो है रोगी और बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसमें दर्द और बढ़ जाता है। परंतु उसे अगर ये कहा जाए कि महसूस कैसा कर रहे हो, तो कहेगा हमें आराम तो महसूस हो रहा है, परंतु ये चीज जो है यहाँ पर तन गया है, बहुत जैसे लगता है कि मवाद हो गया है और ये फटने वाला है। ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये है, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि कोई प्रकृति हमारी वाइटल फोर्स जो है, अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, उसको प्रतिक्रिया करके उसको निकालना चाहती है। इस निकालने के उसमें जो है हमारा एग्रावेशन हो रहा है और इसमें रैपिड इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कभी कभी हम लोग उसमें माइनर सर्जरी भी कर देते हैं फोड़े में, तो उसके बाद देखिए माइनर सर्जरी करने के बाद ही जब उसमें से पस निकल जाता है तो रोगी को आराम मिल जाता है। फोर्थ जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि नो एग्रावेशन विद इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, यानी एमलरेशन विदाउट एप्रिसिएबल एग्रावेशन। यानी ये ऐसा प्रकरण है कि इसको हम आइडियल केस कह सकते हैं, एकदम आइडियल। और ऐसे में जब रोगी आता है, जैसे कोई रोगी आया और उसको हमने दवा दिया, चला ही गया, कहाँ और कर गए? 1 हफ्ते के बाद वो लौट के आता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब हमें तो पूरी तरह से आराम है। डॉक्टर पूछते हैं कि कोई और तकलीफ आपको, कोई बढ़ा घटा तो नहीं? तो रोगी कहता है नहीं, हमें तो कोई भी तकलीफ नहीं है। तो एकदम पूर्ण रूप से उसको आराम है अगर, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें एग्रावेशन नहीं हुआ है? एग्रावेशन हुआ है, परंतु जो दवा दी गई वो एग्जैक्ट सफिशिएंट दी गई है, एकदम एग्जैक्ट सफिशिएंट दी गई है। जितनी उसको आवश्यकता थी उतनी ही दी गई है उसको, न ज्यादा दी गई है न कम दी गई है। ऐसी स्थिति में रोगी को कोई एग्रावेशन नहीं हुआ, मतलब विजिबल एग्रावेशन नहीं हुआ, परसेप्टेबल एग्रावेशन नहीं हुआ। और इसमें क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि एकदम एग्जैक्ट सफिशिएंट औषध देने के बाद एग्रावेशन तो हुआ, परंतु रोगी के ठीक होने के पहले ही वो एग्रावेशन समाप्त हो गया, इसलिए वो परसेप्टेबल नहीं हो रहा है। ऐसे में फिफ्थ हमारा जो ऑब्जर्वेशन है केंट का, वो है कि एमलरेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। यानी इसमें एमलरेशन होता है शुरू में और फिर बाद में इसमें एग्रावेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि या तो केस हमारा सही है और हमने मतलब केस हमने सही तरीके से केस टेकिंग नहीं लिया, यानी उसको मेडिसिन हमने सही नहीं दिया, जिससे कि वो सप्रेस हो गया। सप्रेस हो गया का मतलब उसको तुरंत आराम मिल गया, लेकिन बाद में उसका एग्रावेशन हो गया। और या तो कोई मियाजमेटिक इसमें हिंड्रेंस भी हो सकता है, या उसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेज हो सकता है, जिसमें कि हमने दवा दिया, उसका शमन हो गया,
और बाद में फिर तकलीफ बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में हमको कोई एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन भी दिया जा सकता है और कोई वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देने पर रोगी ठीक हो सकता है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन है छठा, टू शॉर्ट रिलीव ऑफ द पेशेंट। टू शॉर्ट रिलीव ऑफ द पेशेंट ऐसी स्थिति में होता है जैसे एक पेशेंट आया और वो आया और उससे हमने पूछा कि भाई क्या हाल है आपका। रोगी ने बताया डॉक्टर साहब हमको कुछ आराम तो हमें मिला था, परंतु जो है फिर मेरी तकलीफ बढ़ गई और थोड़ी ही देर के लिए हमको आराम मिला था। तो डॉक्टर पूछेगा कि भाई ऐसी क्या बात है, आप कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आपने कोई मेडिसिन वगैरह कोई या कोई प्याज लहसुन या कोई भी इस तरह की महकने वाली चीज या कोई किसी अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो रोगी हो सकता है बता भी दे कि हम सिगरेट पीने की आदत है, हमने सिगरेट छोड़ा नहीं है, सुरती खाने की आदत है, पुड़िया खाने की आदत है। तो डॉक्टर का ये भी कर्तव्य है, होम्योपैथिक डॉक्टर का, कि उसको पूछने के बाद उसको मना करे और समझाए कि यदि आपको ठीक होना है तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक तो कम से कम आप छोड़िए ही। और ऐसी स्थिति में एक ये भी स्थिति होती है कि हो सकता है मियाजमेटिक हिंड्रेंस हो, कोई मियाजमेटिक जो है हर्डल हो, इसके वजह से रोगी को कुछ देर के लिए आराम मिला और फिर बाद में उसको तकलीफ में आराम नहीं मिला। तो ऐसे में हमको एंटी मियाजमेटिक औषध देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा छठा जो है कैंस 12 ऑब्जर्वेशन हुआ। नेक्स्ट जो है ऐसा पेशेंट आता है हमारे पास और वो कहता है, हाँ सर, हाँ बोले। ये 5th में भी तो एंटी मियाजमेटिक दिए हैं। 5th 12 ऑब्जर्वेशन में भी पहले ठीक हुआ, बाद में फिर बढ़ गया, फिर मियाजमेटिक उसमें भी दे सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, और 6th में भी दिया, हाँ, और 5th में भी दिया एंटी मियाजमेटिक। आवाज नहीं आ रही है सर। अगर मियाजमेटिक हिंड्रेंस है तो हमें देनी पड़ेगी। और जो टोबैको और स्मोकिंग कर रहा था, इसका मतलब ये मेंटेनिंग काज हो गया। नहीं, दोनों चीजें हैं। या तो ये कर रहा होगा, अगर वो कहता हम तो कोई भी नशा पानी नहीं करते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई मियाजमेटिक हिंड्रेंस तो नहीं है। जी जी। 7th जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हाँ क्यों नहीं आ रही है? नहीं, डॉक्टर सुनील सिन्हा को ये है। आवाज नहीं आ रही आपको किसी को? नहीं, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी, आवाज मेरी आ रही है? आ रही है, आ रही। हाँ ठीक जी सर जी। हाँ, तो 7th हमारा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है कि फुल टाइम एम्बुलेशन बट नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट। ऐसा पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी दवा से तो हमको आराम तो है, काफी आराम है, सारे लक्षणों में आराम है, परंतु हमें कोई विशेष आराम नहीं है। अब ये ऐसा विवादास्पद शब्द है और संदिग्ध पैदा करने वाला शब्द है कि हमें विशेष आराम नहीं है। अब ऐसे में हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि यदि हम पहले से रोगी का केस टेकिंग ले चुके हैं, पास्ट हिस्ट्री में अगर हमें ये पता है कि उसको कोई आर्गन का लॉस हो चुका है, जैसे कोई एक किडनी लॉस हो जाए या लंग का कोई लोब लॉस हो जाए या पैंक्रियाज हटा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
तो ऐसी स्थिति में हमको जो है बहुत सोच समझ के लो पोटेंसी की ही दवा देनी पड़ेगी इसको, और बार बार रिपीटिशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है इसमें, तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एर्थ ऑब्जर्वेशन कि सम पेशेंट प्रूव एवरी मेडिसिन दे गेट। कुछ मरीज ऐसे होते हैं, वो रेयर होते हैं समझ लीजिए एक तरह से, कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो आपके पास आया, आपने खूब वेल सेलेक्टेड मेडिसिन दिया उसको, लेकिन वो उसी की प्रूविंग करने लगा, वो यानी उसी के सारे सिम्टम उसके आ गए जो उसको कष्ट भी दे रहे हैं यूं मान लीजिए। तो ऐसे पेशेंट इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होते हैं। इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट इनको बोलते हैं, यानी एक स्पेशल कैपेबिलिटी और क्वालिटी उनके अंदर होती है कि वो किसी चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती उनका शरीर। जैसे कोई मरीज देखा होगा, किसी को खुशबू से उसको परेशानी हो जाती है, किसी को, तमाम पेशेंट ऐसे मिलते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जो कि जो भी दवा उनको डॉक्टर देता है वो उसी के लक्षण आ जाते हैं उसके अंदर। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में हमको एक्यूट केस में 30 से 200 और क्रॉनिक केस में 200 से 1 mg की दवा उसको देनी है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि कैसे देनी है, क्योंकि ये तो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट है। तो ऐसे में हमको जो है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं कि ऐसे रोगी को हमें सूंघा कर दवा देनी चाहिए, ऑल्फैक्शन मेथड से देनी चाहिए, और जो रिपीटिशन का हो काफी लंबा गैप होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है ऑब्जर्वेशन एर्थ हुआ। जी सर। नेक्स्ट जो है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये तो हाँ जो बता रहे हैं कि खुद उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो मेडिसिन के सिम्टम बढ़ते हैं कि पेशेंट के सिम्टम? मेडिसिन के बढ़ेंगे समझ लीजिए। मेडिसिन के प्रूफ का मतलब हुआ मेडिसिन के। अच्छा हाँ। नेक्स्ट 9th है जी 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 कि जी एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन प्रूवर। जैसे अगर प्रूवर को हम मेडिसिन देते हैं तो क्या एक्शन होता है जी। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले तो एक तो ये समझना होगा कि जिस व्यक्ति पे हम दवा दे रहे हैं एज ए प्रूवर मान लीजिए, तो उसको दे रहे हैं तो सबसे पहले तो उस प्रूवर की व्यक्तिगत लक्षणों के बारे में हमें जानकारी हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत लक्षणों के बारे में हमें जानकारी हो जानी चाहिए और उसे नोट कर लेनी चाहिए। और जो आपने मेडिसिन दिया है, जिसकी प्रूविंग कर रहे हैं आप, उसके जो है लक्षण आपको नोट करना, ताकि दोनों में आप घाल मेल ना हो, वो अलग किए जा सकें और उसको समझा जा सके। इसलिए हमको इस तरह से हमको करना होता है। नेक्स्ट जो है हमारा 10th जो है अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स। अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स यानी जब हम कोई रोगी आता है, उसको हम दवा देते हैं, तो रोगी हमें बताता है कि डॉक्टर साहब हमें तो नए नए लक्षण हमारे में आ गए, पता नहीं ये तो कभी नहीं था हमारे में। तो चिकित्सक क्या समझेगा इसमें? क्या समझ सकता है चिकित्सक? उसके लिए एक समस्या हो गया कि हमने तो जिस रोगी को जिन लक्षणों के आधार पर दवा दिया था उसको आराम मिलना चाहिए, तो उसके साथ साथ जो है उसको आराम थोड़ा मिलेगा भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। अब नए लक्षण क्या संकेत करते हैं? नए लक्षण ये संकेत करते हैं, देखिए नए लक्षण का मतलब ये होता है, जैसे हम पीछे
के ऑब्जर्वेशन में पढ़ चुके हैं कि लक्षण तो उत्पन्न होते हैं, एक वहां भी जहां एग्रावेशन हुआ था वहां भी उसमें इंटेंसिफिकेशन कितना क्विक, शार्ट और स्ट्रांग हुआ था, लेकिन उस तरह का नहीं, वो लक्षण पेशेंट के ओरिजिनल लक्षण होते हैं। इसमें जो है जिन लक्षणों के आधार पर रोगी आया है उन लक्षणों में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये आशय लगाया जाना चाहिए, ये संकेत मिलता है कि रोगी में मेडिसिनल एग्रावेशन हुआ है, यानी जो हमने दवा दिया वो सही नहीं है। वो दवा जो है हमें अब रीकेस टेकिंग करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें सही दवा देकर उसको ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जर्वेशन 11th है, जिसमें अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स है। यानी इसमें क्या होता है कि जो सप्रेस सिम्टम होते हैं, आपने केस टेकिंग लिया होगा, केस टेकिंग में आपने पास्ट हिस्ट्री ली होगी, फैमिली हिस्ट्री ली होगी, पर्सनल हिस्ट्री ली होगी। उसमें रोगी से आप पूछते हैं कि भाई आपको जीवन में क्या क्या किन किन बीमारियों से आप पीड़ित हुए हैं, बचपन से लेके जब से आपको याद है तब से आज तक आप किन किन बीमारियों से पीड़ित हुए हैं। इस आधार पर आप रोगी को इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रोगी को दवा देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इसमें ओल्ड सिम्टम इसके रीअपियर हो गए, अपीयर हो गए, तो ऐसे में क्या समझना चाहिए? ऐसे में ये समझना चाहिए, यानी ये भी एक तरह से समझ लीजिए ये प्रोग्नोसिस बेटर है, बैड प्रोग्नोसिस नहीं हुआ। इसलिए कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अनुसार अंदर से बाहर बीमारी आ रही है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है? यही तो है कि फ्रॉम विद इन आउटवर्ड disappearance of disease, or you can say symptoms, from within outward, from up to downward, from more important organs to less important organ, or disappearance of symptom in reverse order। यानी इसमें जो है अंदर से बाहर हो रहा है, और इसमें एक और आप हेरिंग्स के आप लगा सकते हैं इसमें नियम को कि जो रोग सबसे पहले आया था, यानी सप्रेस हो गया था, वो बाद में जाने के लिए आतुर है। उसके पहले रोगी को आराम मिल रहा है ऐसे में रोगी को, लेकिन उसके ओल्ड सिम्टम भी आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार करना चाहिए कि उसके ओल्ड सिम्टम जो आ रहे हैं वो डिसअपियर हो जाए। दवा को हमें रिपीट नहीं करनी है। अब ये जरूर हमें ध्यान दिया जा सकता है इसमें कि यदि बहुत ट्रबलिंग सिम्टम हो, बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो, तो इसको आप विशेष परिस्थिति में एंटीडोट कर सकते हैं। लेकिन हमें ज्यादा इसमें धैर्य दिखाने की आवश्यकता है, डॉक्टर को भी और रोगी को भी, और इसमें हमें मेडिसिन रिपीट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हमारा आता है नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन। लास्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि सिम्टम्स टेक्स रॉन्ग डायरेक्शन, सिम्टम्स टेक्स रॉन्ग डायरेक्शन, यानी रोगी आता है, हम उससे पूछते हैं तो कहता है अरे डॉक्टर साहब ये तो हमको ये बीमारी हुई थी, इसके लिए हम दवा लिए थे, परंतु जो है हमारा जो है हमें तकलीफें हमें और बढ़ गई हैं, बल्कि हमारी अंदर बाहर कुछ चीजें थी वो हमें गायब हो गई हैं,
यानी मान लीजिए एक्जिमा था उसको और आपने दवा दिया और उसका मान लीजिए एक्जिमा ठीक हो गया, तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए कि वो अंदर चला गया, एक तरह से आपने जो मेडिसिन दिया वो सप्रेस कर दिया उसको, और वो जो सप्रेशन होगा उससे जाके किसी वाइटल ऑर्गन्स पर उसका अटैक होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको ये समझना है कि हेरिंग्स लॉ जो क्योर का नियम है, क्योर का नियम क्या है कि क्योर शुड बी फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड, फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन to less important organ, and disappearance of symptoms in reverse order of their appearance। यानी जो रोग पहले आता है वो बाद में जाएगा, जो रोग बाद में आता है वो पहले जाएगा, और जो पहले आया था वो बाद में जाता है। दूसरा चीज है कि अगर जैसे हमने एक ऑब्जर्वेशन में बताया था आपको कि जैसे रोगी को इसी में मान लीजिए हम थर्ड ऑब्जर्वेशन को ही लेते हैं अगर 1 मिनट के लिए, कि मान लीजिए फोड़ा है, फोड़े के लिए आया था और उसको आपने कुछ ऐसी चुमाएग वगैरह लगा के कुछ इस तरह के विधि अपना के और आपने जो है उसको दबाने की कोशिश किया आपने, तो दबाने की कोशिश में क्या होगा, दब तो सकता है, और कोई स्ट्रांग एंटीबायोटिक वगैरह दे दिया आपने तो वो सप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन जो पस बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी वो अंदर जाके किसी वाइटल ऑर्गन्स को वो प्रभावित करेगा। तो ऐसे में यानी अगर होम्योपैथिक दवा हमने दिया है और वो रॉन्ग दिया है, सही दवा नहीं हुआ है और उससे सप्रेस हुआ है, तो ये रॉन्ग डायरेक्शन हुआ। इसी तरह से हमें इस बात का ध्यान देना है कि यदि रॉन्ग डायरेक्शन में लक्षणों का डिसअपियरेंस हो रहा हो तो हमें समझना चाहिए कि यह हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के विरुद्ध हो रहा है। ये अब आप लोग जी सर, हाँ बताएं। जो 10th में है कि मेडिसिनल एग्रावेशन हुआ 10th में, हाँ 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 हाँ, और 11th में जो सप्रेस्ड सिम्टम था वो आ हाँ, गया वो बाहर, सप्रेस्ड सिम्टम आ गए। हाँ तो ठीक दो, है। हाँ तो ये कैसे मालूम हो कि ये सप्रेस्ड सिम्टम है या वो मेडिसिनल है? देखिए वो मालूम तो हो ही जाएगा, मालूम इसलिए हो जाएगा कि आप केस टेकिंग जी लिए हैं ना, केस जी टेकिंग लिए हैं तो आपने नोट किया होगा कि उनको ये बीमारियां हो चुकी थी, उसके लिए हमने ये एलोपैथिक दवा या आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथिक दवा जो भी है हमने लिया था, उससे हमारा ठीक हो गया था। हमें एक्जिमा जी हुआ था और हमको मलहम लगाया था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, हमारा ठीक हो गया था, और वो एक्जिमा जी उभर के आ जाता है। तो आप इससे क्या अंदाज जी नहीं लगा सकते हैं आप, हाँ कि वो पुराना जो था वो फिर से फिर अपीयरेंस से हो उभर गया। गया, और रीअपियरेंस मेडिसिनल ऑफ तो ओल्ड सिम्टम्स, है ना। जी तो ये इसमें हुआ। देखिए आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस का मतलब ये है कि थर्ड जो जी होम्योपैथिक एग्रावेशन है समझ लीजिए वो अलग चीज जी है, उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए हैं, उसमें जी समझ लीजिए एक तरह से फिजियोलॉजिकली चेंज हुआ है। अब थोड़ा जी कुंची को आप उसको बहुत पैथोलॉजिकल नहीं मान सकते आप, हाँ ये जी जरूर जी है कि वो हुआ है अगर, तो ये समझ हाँ लीजिए कि वैसे आपने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा जी कि हाँ इन्फ्लामेशन इज ए डिफेंसिव प्रोसेस, हाँ हाँ डिफेंसिव हाँ फेनोमेना है। ये आपको जी रोगी बनाने के लिए इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है, ये डिफेंसिव नहीं नहीं प्रोसेस है। तो कहने हाँ का क्योंकि मतलब है, उसमें हाँ 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 बताएं। हाँ क्योंकि उसमें जो भी टॉक्सिन है उसको मारने के लिए WBC वगैरह सब इकट्ठे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वो डिफेंसिव जी प्रोसेस है, तो जी ये है। अब आप बताएं और कोई किसी और कोई क्वेश्चन।
ठीक है सर, आज मैंने नोट भी कर लिया इसको। अच्छा, नोट कर लिया आपने? कुछ क्या क्या हम नोट नोट किया भी बता करते दीजिए। जाते थे। क्या क्या नोट किया बता मैं दीजिए। नोट भी, हाँ मैं नोट भी करते जाता था, आप जो बोलते जाते थे थोड़ा थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड। हाँ हाँ, वो सब थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया डॉक्टर हिंट आदर्श, के तौर पर। डॉक्टर आदर्श कुछ आप प्रकाश डालें। 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, फिर 2 connect- मिनट में ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, फिर से कनेक्ट या तो फिर से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ना? तो अभी 2 मिनट में हम डॉक्टर आदर्श से चाहेंगे कि कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालें। जी। आदर्श जी तो है नहीं। नहीं है? अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं दिखाई डॉक्टर नहीं यू पड़ आर रहा। मौर्य हैं, डॉक्टर यू आर मौर्य हैं। हाँ, मौर्य जी है। डॉक्टर यू आर मौर्य बताएं। अभी सर एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, जो है कि कैसे पता चलेगा सप्रेस सिम्टम जब आउट हुआ तो उसके बारे में जो है मतलब हमें कैसे वो मिलेगा। तो उसमें बड़ा क्लियर सा है सर, जब भी सप्रेस सिम्टम्स निकलता है तब फिर जो है वो अगर सही डायरेक्शन में है तो उसको जो है हमेशा मेंटल वेलबींग हमेशा ऑब्जर्व होगा। जैसे सिम्टम्स उसको हालांकि बढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी दिमागी रूप से हमेशा वो ये बात बताएगा कि हमको डॉक्टर साहब जो है आराम है, लेकिन ये चीज बढ़ गई है। जब वो ये चीज कहता है तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई पुरानी चीज आई है। और वैसे भी अगर उसकी पास्ट हिस्ट्री जब लेंगे तो पास्ट हिस्ट्री में तो उसका कोई ना कोई पुराना जो भी होगा सर, वो तो हमें उसमें ऑब्जर्व हो जाता है। और दूसरा, जब भी अगर हमें और कोई एग्रीवेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है जैसे मतलब मेडिसिनल एग्रीवेशन है या कोई, उन सब में पेशेंट जब भी बताएगा हमेशा ये बताएगा कि हमारी कंडीशन वर्स है। ऑब्जर्व करने का सबसे बड़ा, जैसे अगर हम बेड साइड ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बेड साइड ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसमें बड़ा क्लियर सा है, जैसे जो भी मरीज क्रॉनिक डिसीज से सफर कर रहा है और अगर उसको जो है मतलब अगर होम्योपैथिक एग्रीवेशन की तरफ जाएगा, कहने का मतलब अगर कोई सप्रेस सिम्टम्स आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको इरप्शन आता है, इरप्शन आने के बाद भी जो है जैसे अगर क्रॉनिक है तो क्वाइट नेचुरल है, उसका जो है मेंटल इरिटेशन बड़ा कॉमन सिम्टम है। अगर मेंटल इरिटेशन होगा तो जैसे अगर वो घर में है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई ना कोई लड़का अगर खेलते हुए उसके कमरे में घुस गया, अगर घुस गया तो तुरंत इरिटेट होगा और तुरंत उसको इरिटेट करके कहेगा नहीं इसको भगाओ जो है। और जब वो अच्छे की तरफ जाने लगेगा तो जैसे ही वो मतलब बच्चा आएगा, अगर किसी ने डांट करके बच्चे को भगाने की कोशिश भी, तब भी वो कहेगा कि नहीं अरे भाई खेलने दो, बच्चे हैं, बच्चे तो हमेशा खेलते ही रहते हैं। जब वो ये कहता है तो इसका मतलब है ये उसके मेंटल वेलबींग को शो करता है। और अगर उसमें अगर कोई उसका फिजिकल सिम्टम्स अगर उसका एग्जैगरेट हुआ है, तब भी जो है वो हम उसको राइट डायरेक्शन में लेंगे और राइट डायरेक्शन में लेकर के उसको वेट करेंगे तो हमें फर्दर जो है वो सिम्टम्स भी डिसअपियर हो जाएगा। तो इसलिए उसमें ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना बड़ा आसान होता है सर जो है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया। एक चीज जान लीजिए, इससे एक देख रहा हूँ। हाँ हाँ, बताएं बताएं बताएं। जी हाँ बताएं। एक तो ये जेडेड स्टेट मेंटल और फिजिकल ड्यू टू ओवरवर्क, कलकेरिया कार्ब का है। हाँ कलकेरिया कार्ब का है। अच्छा अच्छा, ठीक। ये जलने दीजिए और हमारे जो चेहरा वहाँ दिखाई पड़ रहा है ना उन लोगों से मीटिंग में, तो उसमें की बंद कर दो। हाँ बताएं। ये बंद कर दो उसमें। हेलो। हाँ 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 बोले आप। और नेक्स्ट है एब्सेसेस इन डीप मसल्स पोलिपाई एंड इक्सोस्टोसिस। अच्छा, मतलब मसल्स में, डीप मसल्स में एब्सेस होता है इसमें, और नेजल पॉलिप और बोन का ओवर ग्रोथ हो जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इसका। माइंड में है एप्रीहेंसिव वर्स टुवर्ड्स इवनिंग, शाम के टाइम इसका जो मेंटल है एप्रीहेंसिव ज्यादा होता है शाम को टाइम। अच्छा अच्छा। और हाँ, और फियर लॉस ऑफ रीजन, फियर्स जो होता है लॉस ऑफ रीजन का पता नहीं रहता लेकिन फिर भी वो डरता रहता है। और मिसफॉर्च्यून फॉरगेटफुल, मतलब अपने आप को दुर्भाग्यशाली और उसको विस्मृत होना, ये ज्यादा उसको रहता है।
और आईसी कोल्डनेस इन एंड ऑन दी हेड, स्पेशली राइट साइड। मतलब आईसी कोल्डनेस उसको अंदर भी और ऑन द हेड, सिर के ऊपर भी, स्पेशली राइट साइड में ज्यादा रहता है ये चीज। और मच परस्पायरेशन वेट्स द पिलो, मतलब इतना पसीना होता है कि रात को तकिया लगाए रहता है तो वो भी गीली हो जाती है। और स्पॉट्स एंड अल्सर्स ऑन कार्निया, मतलब कार्नियल अल्सर्स भी इसमें रहता है और स्पॉट्स भी होते हैं। क्रॉनिक डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल्स, मतलब प्यूपिल्स का डायलेटेशन एक्यूट नहीं बल्कि क्रॉनिक रहता है इसमें। और स्क्रॉफुलस इन्फ्लामेशन विथ म्यूकोपुरुलेंट ओटोरिया एंड इनलार्ज्ड ग्लैंड्स, मतलब स्क्रॉफुलस इन्फ्लामेशन रहेगा और म्यूकोपुरुलेंट ओटोरिया भी रहता है इसमें, और ग्लैंड्स भी इसमें इनलार्ज्ड होगी। नॉस्ट्रिल्स जो होती है सोर होगी, अल्सरेटेड होगी। अगर सर्दी जुकाम भी हो गया कुछ भी है तो बहुत जल्दी वो सोर होगी और अल्सरेटेड भी हो जाएगी। टेक्स कोल्ड एट एवरी चेंज ऑफ वेदर, जब भी मौसम चेंज होगा उसमें जरूर उसको सर्दी लगेगी। हर मौसम के चेंज में उसको सर्दी जुकाम ठंड जरूर लग जाएगी जब भी मौसम चेंज होगा। परसिस्टेंट सावर टेस्ट, हमें परसिस्टेंट सावर टेस्ट, उसका मुंह का स्वाद जो होगा एकदम सावर होगा, खट्टा होगा उसका, ये परसिस्टेंसी है उसकी। स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल में भी स्वेलिंग होगी, टॉन्सिलाइटिस भी होगा। और ग्वाइटर डिसफंक्शन भी है, थायराइड का डिसफंक्शन भी होता है, उसकी वजह से ग्वाइटर भी है इसमें। क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, चॉक, कोल, पेंसिल, ये सब चीज वो खाने के लिए बहुत ज्यादा उसकी क्रेविंग होती है। और फ्रीक्वेंट सावर इरेक्टेशंस, सावर वोमिटिंग, डिसलाइक ऑफ फैट, मतलब जो भी उसको इरेक्टेशन भी होगा वो भी सावर होगा, वोमिटिंग भी होगी वो भी सावर होगी, और फैट के लिए उसका डिसलाइक रहता है, मतलब फैटी चीज वो ज्यादा खाने को पसंद नहीं करता। और लॉस ऑफ एपिटाइट व्हेन ओवरवर्क, बहुत ज्यादा अगर काम कर दिया तो उसकी भूख खत्म हो जाती है। तो ये 16-17 थोड़ा सा करेक्ट। बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। डॉक्टर पीयूष गुप्ता से मैं कहूँगा कि कुछ बताएं इसी मेडिसिन के बारे में या इसी मेडिसिन के बारे में। डॉक्टर पीयूष गुप्ता। हाँ सर। हाँ, आप भी बता, इसी मेडिसिन के बारे में बताएं। जी सर, बता रहे हैं सर। हाँ। जैसे इसमें किसी भी मेडिसिन की अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो उसकी जैसे हम लोग सिम्टम्स पढ़ते हैं तो सिम्टम्स उतने जर्नल में जाना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये, जैसे हमारे आवाज सर आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, कम आ रही है, कम आ रही है। हाँ, कुछ डिस्टर्ब, हाँ, कट कट के आ रही है। हाँ, बताएं। तो धीरे धीरे बोलते हैं। हम लोग जो भी एलन स्कीनोट या अदर जो भी मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं जी, तो उसको केवल इतना जान पाते हैं कि उसकी पैथोलॉजी क्या है ना। मेडिसिन को जर्नल में जानने के लिए जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर हम किसी अपने रिश्ते वाले से बात करते हैं, हमारे चाहे चाचा हो, मामा हो, नाना हो, तो हम लोग उनके केवल पैर देख करके, हाथ देख करके, बाल देख करके इस प्रकार से हम उनको नहीं पहचानते, उनकी आवाज से पहचानते हैं। एक पर्टिकुलर उनकी एक आवाज होती है, वो हम चाहे फोन पे बात करें, चाहे दूसरे कमरे से बात करें, लेकिन हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये हमारी माता जी की आवाज है, ये हमारे मामा जी की आवाज। इसी प्रकार से हर एक जो मेडिसिन है, पैथोलॉजी पे आप जाओगे तो उसी पैथोलॉजी में आपको कोष्टक में 4 दवाइयां, 5 दवाइयां, 6 दवाइयां लिखी हुई मिलती हैं। एब्सेस है, पॉलीपेकल केरिया का, तो इसमें और भी दवाइयां पड़ी हुई हैं। तो मेडिसिन को हम जनरल बेसिस से जाने। जैसे कलकेरिया की बात अगर हम करते हैं तो जैसे सर ने एक बात बताई बहुत अच्छी है, हमको नहीं पता थी कि ज्यादा काम करने पे भूख समाप्त हो जाती है। बात हमें नहीं पता थी। क्या चीज? ज्यादा काम कर, कलकेरिया में ज्यादा काम करने पर
भूख समाप्त हो जाती है, उसकी एपेटाइट कम हो जाती है या नहीं रहती है, इस सर ने भी बताया है। ऐसा सर ने, ये सिम्टम मेरा बिना पढ़ा हुआ है, बाकी सर ने जितने सिम्टम बताए सब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़े हुए होते हैं। तो ये सिम्टम्स की बात केवल हम इतना ये बताना चाह रहे हैं कि वो सिम्टम बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना ये नहीं सही है। जैसे तीसरे टूरिज्म में अगर हम लोग ऑर्गेनल की बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज क्यूरेबल इन दिस डिजीज इन जनरल, डिजीज इन पर्टिकुलर, मेडिसिन इन जनरल, मेडिसिन इन पर्टिकुलर पे लिखा हुआ है ये। तो हर मेडिसिन को हम लोगों को एक जनरल व्यू होना चाहिए। सर ने एक सिम्टम बताया है, होता है, पसीना खूब आता है, ठीक है। कैलेरिया का जो पसीना डिस्कनेक्ट हो गए नेटवर्क से। हाँ, तो हम लोग डॉक्टर पीयूष डिस्कनेक्ट हो गए हैं जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज जा रही है? आप कंटिन्यू करें। जी सर। तो जैसे कैलेरिया में जो पसीना आता है ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे तो कहीं सर हमें जनरल ऐसे नहीं आता, काम करने पे आता है। तो काम करने पे यदि पसीना आए तो इसको आप मान लीजिए कैलेरिया का जो फीचर होता है भूमि दिखेंगे, स्नूकल्स दिखेंगे, समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये जो हड्डियां हैं ये वाली, आपकी डॉक्टर साहब नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज कट भी रही है आपकी, आवाज कट रही है और वीडियो भी आपका नहीं आ रहा है। वीडियो तो बैंडविड्थ सेव करने के लिए मैंने किया है। ठीक है, वीडियो बंद कर दिया तो आवाज ठीक आएगी, थोड़ा दोनों में डाटा लगता है। अच्छा, ठीक, अच्छा ठीक। कैलेरिया में सर नूकल्स क्लियर होते हैं। नूकल्स मतलब जो बोनी फीचर्स होता है, जैसे कि हमारी जो ऑसिपिटल वाली बोन है आपको थोड़ी सी निकली हुई मिलेगी, ये वाली तो हमारी ये रेडियस है, तो जो इसकी अल्ना वाली बोन है, अल्ना वाली बोन है, ये थोड़ी सी निकली हुई मिलेगी। मतलब जो बोनी प्रोमिनेंस है जिसको नूकल्स बोलते हैं, ये आपको प्रोमिनेंसी मिलेगी। ये कैलकेरिया का फीचर है। अब ये कैलकेरिया के अंदर हम लोग तोड़ते हैं जाके, और हम लोग जाके बाइफिकेशन करते हैं कि ये सल्फ है, फास्फोरस है, कार्ब है या म्योर है। समझिए इस बात को, हर चीज में ये कैलकेरिया के हम लोगों को हमें ये जानना होता है कि कैलकेरिया दिखने में कैसा होता है। फैट, फ्लेबी और फेयर, ये वाली चीज। तो ये बेसिकली बचपन में अगर इसको हम, जैसे बच्चा पैदा होता है जब, तो हम लोग उससे करते हैं उनके मम्मी पापा से कि क्या ये बच्चा फैट, फेयर, फ्लेबी होता है, तो 80% कैलकेरिया ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये हो जाते हैं तो ये जो टेंडेंसी होती है ग्रो करने की, मोटे होने की, ये प्योर कैलकेरिया के साथ। अभी यही जब दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, जब मम्मी पापा पैदा हुआ था तो इसका वजन जो है 2.5 पाउंड था, 2 पाउंड था, और में के और मिल रहे हैं जनरल वाले बॉडी फीचर्स है, पर्सपिरेशन हो रहा है, खाने में उसको दूध और इस प्रकार की चीजें पसंद है, ये जो जनरल वाले है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये कहीं कैलकेरिया फॉस की तरफ तो नहीं जा रहा है। अब जैसे सर ने बताया कि इतना पसीना आता है कि तकिया गीला हो जाता है। तकिया गीला होने के लिए 3, एक तो कैलकेरिया है ये अपना, दूसरा कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया का मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब से मतलब है हमारा, दूसरा कैलकेरिया, तीसरा साइलिसिया, चौथा ट्यूबरकुलाइनम और नेट्रम्योर। ये कुछ दवाइयां में पसीना जो है, जो पीछे जो हमारा सर पे इतना पसीना आता है कि तकिया गीला हो जाता है। अब इसको बाइफरकेशन देखिए, फॉस पहली बात तो दुबला होगा, और दूसरी बात इस पर पसंद जो होगा खाने पीने में सूखी सब्जियां पसंद होंगी। अंडा अगर खाएगा तो ड्राई,
रसेदार इसको नहीं पसंद है, ड्राई फ्रूट्स पसंद करता है, ये ड्राई वाला सूखी सब्जी खाएगा, जबकि कार जो ये रसेदार सब्जी पसंद करता है। हम लोग तो टेस्टिंग करते तो कलकेरिया का लग रहा है, हम लोग तो यहाँ तोड़ देंगे इसको। आपको सूखी सब्जी पसंद है कि पसंद करते हैं? कलकेरिया फॉस, कलकेरिया कार, ये अब आती है फास्फोरस की बात, उसको भी पसीना खूब आता है। अब यहाँ पे कैसे तोड़ते हैं? ट्यूबरकुलाइनम हॉट, फास्फोरस चिली, चिली थर्स्टी, फास्फोरस, हॉट थर्स्टलेस, ट्यूबरकुलाइनम। अब अच्छा तोड़ेंगे तो ट्यूबरकुलाइनम और फास्फोरस दोनों होती है, मतलब घूमने फिरने की इच्छा। फास्फोरस बिना मतलब केवल वेंडरिंग, जबकि ट्यूबरकुलाइनम अपनी रिपोर्टरी में ट्रेवलिंग डिजायर में पड़ी है, यानी कि ट्यूबरकुलाइनम को जो घूमने की इच्छा होगी वो एक उद्देश्य होगा। हम लोग पेशेंट सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि घूमने फिरने कितना शौक है, तो बताता है कि हाँ भाई हम घूमते हैं कि नहीं घूमते, तो उसके साथ में ये क्वेश्चन, कोई मतलब से घूमते हैं कि ऐसे ही घूमते हैं? अगर ऐसे ही घूमता है कि कोई मतलब है हमारा कि हम कपड़े लेने जा रहे हैं या किसी में मिलना है हमें पर्टिकुलरली इस काम के लिए, तो ट्यूबरकुलाइनम। अब नेट्रम्योर अगेन हॉट और थर्स्टी, ठीक है, साइड से भी कंफर्म कर लेंगे बाद में। अब ये जो कलकेरिया और ये तीनों दवाइयों में एक होता है बच्चे की लर्निंग टू वॉक, एक ये रूब्रिक आता है कि बच्चा देर से बोल रहा है, देर से खड़ा हो रहा है। अब देखिए दिफाल्का साहब ने यहाँ पे कलकेरिया फॉस के लिए और नेट्रम्योर के लिए बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर बच्चे की मसल्स कमजोर होती हैं तो हम लोग कलकेरिया के लिए सोचेंगे, अगर बच्चा देर से सीख रहा है तो फिर नेट्रम्योर की तरफ जाएंगे। कलकेरिया फॉस, कलकेरिया कार के लिए दिफाल्का साहब ने यहाँ पे लेट लर्निंग टू वॉक, लेट लर्निंग टू टॉक के लिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब कभी होगा तो हम ग्रुप पे इसको वो जो है फोटो खींच के सेंड कर देंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर मसल की वीकनेस है और तो हम कलकेरिया के लिए सोचेंगे, और अगर मसल की वीकनेस नहीं है मतलब उसको देर से सीख ही रहा है, उसको टेंडेंसी उसकी तो नेट्रम्योर के लिए सोचेंगे। ये चीज तो कहने का मतलब ये कि मेडिसिन को इन जनरल पहचानना हमको, बाकी पर्टिकुलर याद करने हैं या पहचानना है क्योंकि हमें डिपार्टमेंट में लगाएंगे कैसे, इन जनरल जानना हमें देखना कैसा है, ऐसा सब कुछ। ये हम लोग के पास ये सारे के सारे हैं, छन्ने हैं, जितने छन्ने हम लोग लगा ले जाएंगे मेडिसिन हमारी उस छन्ने से ज्यादा अच्छी मेडिसिन है हमारे पास। एक साइड का डिटर्मिनेशन सर बताना चाहते हैं कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। एक हम लोग दिखाते हैं कि राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट जा रही है लेफ्ट राइट जा रही है, तो पर्टिकुलरली लोग दिखाते हैं। आवाज नहीं आ रही ठीक से, आवाज बहुत डिस्टर्ब नहीं है। आपकी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, नहीं तो बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा बता रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छा बता रहे थे आप। हाँ, तो अभी ये है कि नेटवर्क इश्यू है तो क्या किया जाए। अब हम लोग जो है 1 घंटा लगभग हो ही गया है, अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। मैं ये बता रहा था कि वो भी केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा, अगर कुल मिला के कंक्लूड किया जाए कि हमें दवा कहाँ नहीं रिपीट करना है, कहाँ पे हमें दवा रिपीट नहीं करना है, इसके समझ लीजिए गोल्डन 3 रूल्स मान के चलिए कि जहां हमें दवा रिपीट नहीं करना है। एक तो वहां पे जहां पे रोगी मानसिक रूप से आराम मिल रहा हो, जिसको मानसिक रूप से उसको आराम मिल रहा है, यानी पेशेंट फील्स रिलीफ हिमसेल्फ, अगर स्वयं को आराम महसूस कर रहा है तो वहां पे हमें दवा को रिपीट नहीं करना है। दूसरा, हमें जो है जहां पे हेरिंग्स लॉ के अनुसार आरोग्य की प्रोसेस हो रहा है वहां पर भी हमको दवा की रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। तीसरा, कहाँ सर? दूसरा एक बार और रिपीट कर दें। हाँ, दूसरा हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अनुसार अगर
रोगी आरोग्य हो रहा हाँ। है, ठीक हो रहा है, तो हमें दवा जी। रिपीट नहीं करनी हाँ। है। तीसरा जो है, जी। जब कोई हम औषध देते हैं और देने के बाद उसके शरीर में स्किन पे कहीं भी कोई एरप्शन आ जाता है, दाने निकल जी। जाते हैं या कोई डिस्चार्ज होने लगता है, तो भी हमें उस अवस्था में ये ना मान के कि हमारी दवा तो गलत है और ये तो यार बड़ा गड़बड़ हुआ, हम दवा रिपीट कर दें, या तो रिपीट कर दें या तो दवा चेंज कर दें। तो यहाँ पर भी आपको दवा का रिपीटिशन नहीं करना है। यानी तीन ये गोल्डन रूल्स हैं, समझ लीजिए। एक, जहां पर पेशेंट अपने को स्वयं आराम महसूस करे, मेंटली फिजिकली समझ लीजिए एक तरह से, वहां पे आपको दवा बार बार रिपीट नहीं करना है। देखिए प्रैक्टिस में होता क्या है, ज्यादातर ये सब बातें यहाँ पे चर्चा किया जाए तो ठीक ही है कि हमें जो है इकट्ठे लोग दवा दे देते हैं। अगर बेलाडोना देना है तो 1 ग्राम बना के दे देंगे, रोगी खाता रहे, या कोई भी दवा देना है तो हम बना के दे देते हैं, रोगी खाता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चाहे 30 की 30 की ही दें, 200 की दें, 1 mg की दें, हमें कुछ देर तक इंतजार करना चाहिए और बार बार रिपीटिशन नहीं करना चाहिए। रिपीटिशन की अवस्था तब आती है ना जब रोगी की आराम हो रहा है, आराम होते होते आराम रुक जाए, तब हमें उस दवा को रिपीट करना चाहिए। अभी हमारे पास एक केस था, बहुत दूर का था, वो बंगलौर का। तो उनको सिम्टम लिया हमने, लेडीज थी। उनका सिम्टम लेने के बाद मैंने उनको पल्सर की एक खुराक दिया उनको। तो पहले हफ्ते में तो उनको आराम नहीं मिला। मैंने कहा कि ठीक है, आप फिर 1 हफ्ते बाद बताइए। दूसरे हफ्ते में जब उन्होंने बताया तो कहा कि डॉक्टर साहब हमको तो 50% आराम है। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे। अगर यहाँ पे 1 हफ्ते में आराम उसको नहीं मिला तो आपने दवा चेंज कर दिया या उसको रिपीट कर दिया। बड़े धैर्य की आवश्यकता है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। डॉक्टर को भी और एज वेल एज पेशेंट दोनों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। फिर उनका 1 हफ्ते बाद फिर फोन आता है कि डॉक्टर साहब हमको थोड़ा आराम मिलना कम हो गया है। तो फिर हमने उनको रिपीट किया 30 का ही। फिर हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद फोन आता है, डॉक्टर साहब हमको आराम तो फिर हमारा और समझ लीजिए 60-70% हो गया है, लेकिन आगे नहीं हो रहा है। फिर उनको हमने 200 की दवा, ये बहुत जल्दी का ही केस है, 200 की दिया है, देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है। इस तरह से बहुत सी दवाइयां हैं। बड़ा डॉक्टर पीयूष ने बताया बहुत अच्छी तरह से। ये समझ लीजिए, देखिए मेरा ये कहना है कि जो भी सिम्टम आप बताएं किसी मेडिसिन की, वो कैरेक्टरिस्टिक हो, स्ट्रेंज हो, रेयर हो, पेकुलियर हो, की नोट हो, जो रोगी को एज ए होल रिप्रेजेंट करता हो, which pertains to the patient as a whole। इस सिम्टम के बारे में अगर हम लोग जानकारी अपनी बढ़ाएंगे तो हमारे प्रैक्टिस में ज्यादा उपयोगी होगा। बाकी जो है सिम्टम्स, जैसा डॉक्टर पीयूष ने बताया, डॉक्टर भास्कर दत्त ने भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम बताए जो हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया। तो हम ये चाहेंगे कि आगे से जो है हम केवल स्ट्रेंज, रेयर, पेकुलियर, कैरेक्टरिस्टिक, की नोट, जनरल सिम्टम्स ही, हम चाहे 10 ही सिम्टम हो किसी मेडिसिन के, उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करें तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे हम लोग। तो इस तरह से आज इस सेशन को ख़त्म करते हैं और आगे किस टॉपिक पे किया जाए डिस्कस, बताइए आप लोग। पोटेंसी के बारे में किया जाए।
हाँ सर ठीक है। तो डॉक्टर पीयूष, हाँ ठीक रहेगा। पोटेंसी के बारे में डिस्कस किया जाए। केस पहले सर आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है। हेलो सर। हाँ बताएं। कह रहे हैं कि नहीं आ रही आवाज। हाँ नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ बताएं। हाँ सर आ रही है। केस टेकिंग सर पहले सबको एक बार अगर हो चुका है इसका सेशन तो अच्छी बात है, नहीं क्या? तो जो है पहले देना आना चाहिए सर सबको कि केस टेकिंग। देखिए हमने जो पिछले किया है उस सबसे पहले हमने तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के ऊपर किया। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है ये सिम्टम्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के ऊपर हमने चर्चा किया है। सिम्टम्स के ऊपर बृहद चर्चा किया हुआ है। संयोग से उस दिन डॉक्टर भास्कर दत्त नहीं थे और शायद आप भी नहीं थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर केस टेकिंग पे किया है चर्चा, फिर उसके बाद फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे किया है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन पे किया है और एग्रावेशन पे है। तो पुनः किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पुनः जिस पे आप लोग आम सहमत बने तो उस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें क्या बात है। आप बताएं पीयूष। सर ये कह रहे थे कि मेन चीज तो है कि केस अगर हो गया तो मान के चलते हैं कि 70% केस तो सॉल्व ही हो गया है। हाँ, अगर केस टेकिंग अच्छे से हो गए। हाँ सर। हाँ, तो 70% केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, बाकी सिर्फ मेडिसिन देने का गेम रह जाता है सर। हाँ, सही तो है। अगर बाकी साहब लोगों को केस लेना अच्छे से अगर आता है तो सर फिर आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं सर किसी को अगर कोई शंका है तो एक बार केस टेकिंग के लिए सब लोग सर एक बार हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगली बार केस टेकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। डॉक्टर भास्कर ठीक है। ठीक रहेगा मृगांक भाई साहब। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बिल्कुल सही है। कुमार जी ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही बताया हैं? मेन चीज वही है। हाँ मेन चीज तो वही ही है। ठीक है, फिर हम लोग केस टेकिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये एक और रिक्वेस्ट है। हाँ बताएं। हेलो, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आप अगर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपने भी डाल दिया करेंगे क्या? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको बार बार सुनने का मौका मिलेगा। नहीं 2 मिनट और फाइनल हो रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना? हाँ यूट्यूब पे है। हाँ यूट्यूब पे आप जी, अच्छा यूट्यूब पे कर रहे हैं आप? हाँ यूट्यूब पे है। अच्छा, मैंने सोचा नहीं तो अगर आप ग्रुप में भी डाल दें इसको तो कम से कम कभी बार सुन डाल देंगे। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा ना। होम्योपैथी फिलॉसफी डॉक्टर पीसी श्रीवास्तव से सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ग्रुप में भी पड़ जाएगा तो ठीक है। ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, कोई वो नहीं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे पूछनी थी। हाँ कि आपका स्लिप हो रहा है मेरे से। चलिए मैं फिर पूछता, स्लिप हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। आप फोन से बता दीजिएगा। ठीक जी। ओके, थैंक यू। तो समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार। सर प्रणाम सर, प्रणाम चरण सर, प्रणाम। खुश रहिए।